नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो अभी तक हमने 5 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं वेव ऑप्टिक्स के। यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से देख सकता है। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 की, पोलराइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारी एक सब्सक्राइबर है श्रद्धा सिंह। उन्होंने जो न्यूटन्स रिंग में मैंने एक फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक करी थी उसके बारे में बताया है। तो श्रद्धा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक्चुअली उसमें था कि जो न्यूटन्स रिंग वाला जो हमारा था उसमें ये प्लेनो कॉन्वेक्स एक लेंस होता है, साथ ही साथ ये होता है, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, एक ये हो गया है ये, तो इसके बाद में आफ्टर इंटरफेरेंस कुछ हमारी पैटर्न बनता है, डार्क फ्रिंज बनेगी सर्कुलर, ठीक है। उसके बाद ये ब्राइट डार्क इस तरह से पैटर्न बनेगा। तो उसका डायमीटर dn इक्वल्स टू dn स्क्वायर इक्वल्स टू हमने बताया था, ठीक है। लेकिन जब हमने, ये तो रिफ्लेक्शन की बात हो गई, रिफ्लेक्शन वाले केस की, रिफ्लेक्शन की। लेकिन जब हमने ट्रांसमिशन की बात करी थी, ट्रांसमिशन के केस में क्या होता है, जब ये लाइट ट्रांसमिट होगी यहाँ पे, ठीक है, और इन दोनों का जब आपस में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, उसके बाद में भी कुछ पैटर्न बनेगा। वो कैसा बनेगा, सेंटर के अंदर उस टाइम पे ब्राइट आएगी, फिर डार्क ब्राइट, इस तरह से पैटर्न बनेगा। जब रिफ्लेक्शन होता है तो सेंटर में बनता है क्या, डार्क, और जब ट्रांसमिशन होता है तो सेंटर में बनता है ब्राइट सर्कल, ठीक है। तो इसके अंदर जो dn मैंने लिख दिया था फॉर्मूले में, dn इज इक्वल टू समथिंग लिखा था, ठीक है। तो वहां पे dn ना आके dn स्क्वायर आएगा, ठीक है, डायमीटर का स्क्वायर। तो ये मतलब करेक्ट है, वो करेक्ट करके बता रहा हूँ इस चीज को मैं, ठीक है। अभी कुछ लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, तो कृपया अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने की बात है। कुछ लोग अभी भी मतलब क्या है कि गर्लफ्रेंड से बात करने में लगे हुए, पूरे पूरे दिन बात करते रहते होंगे, मैसेज में लगे होंगे, ठीक है। तो ये टाइम आपका सही नहीं है। आपका जो टाइम था वो चला गया है, या फिर आपकी नौकरी के बाद वो आने वाला है। मैं आपको, आपकी पर्सनल लाइफ आप कुछ भी करें, लेकिन अभी जो है आपके कैरियर की बात है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से पढ़े, ठीक है। यदि कुछ बन जाओगे तो हर आदमी आपको सैल्यूट करेगा, आपका सम्मान करेगा। लेकिन कुछ नहीं बनोगे तो सीधी सीधी बात है कि फिर आप खुद ही फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद लाइफ बहुत ही ज्यादा आसान है, मजे आएंगे आपको। 3 महीने की मेहनत से आपको आने वाले जो 40-50 साल है उनके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस आने वाला है, अच्छी लाइफ रहेगी आपकी। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो फिर वही शेर व शायरी पढ़ते हैं ना फेसबुक पे सर्च करके, हिंदी शायरी, तो फिर वही रहेगा, है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे चुराऊं जानी, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी, ठीक है। तो ये सब स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ढंग से पढ़ो। अभी हम बात करते हैं मालूज लॉ की, ठीक है। मालूज लॉ में देखो क्या है, मालूज लॉ बेसिकली किस चीज के लिए है। इन्होंने जो अपना फॉर्मूला दिया है, जो एक सेटअप तैयार किया था, एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बताया था कि हम कैसे किसी अनपोलराइज्ड लाइट है उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है। पीपीएल लिख सकता हूं मैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पहला तो इन्होंने एक सेटअप बनाया अपना, जो एक्सपेरिमेंट था कि अनपोलराइज्ड लाइट को हाउ वी कैन कन्वर्ट टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एंड द सेकंड थिंग इन्होंने बताई वो था कि जो फाइनल इंटेंसिटी हमारी निकलती है, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी कितनी होगी फाइनली, उसके बारे में भी इन्होंने बताया था, ठीक है। तो मालूज ने क्या किया था, 2 चीजें बताई थी। एक तो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको हम पोलराइज्ड में कैसे बदलेंगे, एंड द सेकंड थिंग हाउ वी कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल ट्रांसमिटेड रे, ठीक है। तो इसकी बात हम करने वाले हैं इधर। तो पहले इसका सेटअप देख लेते हैं। मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा कि क्या करना है, उससे फालतू चीजें आपको याद रखनी नहीं है, एग्जाम में आने वाली है नहीं। तो देखो, इन्होंने एक पोलराइजर यहां लगाया, एक पोलराइजर यहां लगाया, ठीक है। यहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले क्या था कि एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं कितनी है, I0। ये क्या है, ये एक पोलराइड लगाया हुआ है, ठीक है। ये भी क्या है, एक्चुअली ये दोनों ही पोलराइड है, लेकिन इनमें फर्स्ट वाला जो होता है पोलराइजर, उसको नाम दिया गया है। सेकंड वाले को क्या बोला गया है, इसको एनालाइजर है। दोनों ही पोलराइड्स है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसका एक्सिस मान लेते हैं ये है, इसका एक्सिस जो है कुछ इधर की तरफ है, ठीक है। यदि इसके पैरेलल एक लाइन खींचूं
तो ये एंगल जो होगा ये क्या होगा, ये एंगल होगा थीटा। ये और ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का ये मान लेते हैं थीटा है। पोलराइजर एंड एनालाइजर के बीच के जो एक्सिस है उनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। यहां से लाइट इस पे आएगी, उसके बाद क्या होगा कि जब पोलराइजर में आएगी तो पोलराइजर का काम यही है कि वो सबसे पहले क्या करेगा, अनपोलराइजर को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। सो ये प्लेन पोलराइज लाइट हमें मिलेगी यहाँ पे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इसकी इंटेंसिटी होगी कुछ आई इक्वल्स टू आई नोड बाय 2 होगी। ये मैं बताऊंगा आई नोड बाय 2 क्यों होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर जो है हमारा ना ये फाइनल, जब यहां से निकलेगी तो ये भी क्या निकलेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकलेगी, ठीक है। और यहां पे इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई फाइनल इक्वल्स टू आई नोड इंटू कोस ऑफ स्क्वायर थीटा, आई नोड कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मालूज का यही रूल है, सॉरी आई नोड बाय 2 आएगा यहाँ पे, तो मालूज का यही लॉ है, ठीक है। आई इक्वल्स टू आई नोड कोस स्क्वायर थीटा मीन्स जो आपकी फाइनल इंटेंसिटी आएगी वो प्रोपोर्शनल होगी कोस स्क्वायर थीटा। मतलब कि वो जो दो हमारे जो ये लगे हैं पोलराइजर और एनालाइजर, इनके बीच का जो एंगल है इस पे डिपेंड करेगी कि वो एंगल कितना है ठीक है। तो डरना मत, कोरोना नहीं है इधर। अब उसके बाद बात करते हैं कि यदि दो केस, इसमें एक्चुअली जो न्यूमेरिकल करोगे आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूं उस चीज को। कंफ्यूजन किस चीज का रहेगा कि कभी कभी क्या होगा ना कि फॉर्मूला लगेगा आपका आई नोड कोस स्क्वायर थीटा, कभी की बार लगेगा आई नोड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको कैसे पहचानना है, जब आपको इनपुट के अंदर अनपोलराइज्ड लाइट आपको मिल रही है, ठीक है, तो आपका आई नोड बाय 2 होगा, उसके बाद आई नोड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन इन्होंने बताया मालूज ने कि जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है ना वो इंसिडेंट कराते हैं, तो उस केस के अंदर जब यहाँ पे आई नोड आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई नोड ही रहेगी फ्रीक्वेंसी, सॉरी इंटेंसिटी। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, आई नोड कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ये अलग से लिख देता हूं, ठीक है। मान लो यहाँ पे आई नोड था, इंसिडेंट जो थी हमारी कैसी थी, पोलराइज्ड लाइट है ना, पोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आई नोड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर आई नोड कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे आई नोट बाय 2 क्यों आता है, इसका देखते हैं ना। तो आई नोट बाय 2 इसलिए आता है कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट आती है, तो अनपोलराइज्ड लाइट का क्या है ना कि सभी दिशाओं के अंदर उसका वो रहता है, जो उसका जो कंपोनेंट रहता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, सभी डायरेक्शंस में है वो। तो इस वजह से क्या होता है कि उसका एवरेज लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि आई इक्वल्स टू आई नोड कोस स्क्वायर थीटा, जब यहां से हम इनपुट आउटपुट मिलेगा तो कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज जो होता है ना वो कितना होता है, 1/2। कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी जो आई नोट बाई 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसको यदि 1/2 डाल देंगे अपन तो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब अनपोलराइज्ड लाइट आएगी, सीधा सीधा फाइनली अनपोलराइज्ड लाइट जब आती है तो आपको फाइनली मिलता है आई इक्वल्स टू आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात करेंगे तो आपका आएगा आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। कई बार आपको पूछ सकते हैं इसमें, देखो और क्या चीज पूछ सकते, आपके एटीसी के एग्जाम में आया हुआ है ना, इन्होंने पूछा था कि यदि हमको ये जो यहाँ पे जितनी भी मतलब हम इंटेंसिटी दे रहे हैं उसको पूरी तरह से ब्लॉक करना है हमें, मतलब कि आगे जीरो करनी है, तो उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए, आपका सवाल आया था। तो हमें पता है आई इक्वल टू आई नोड कोस स्क्वायर थीटा। तो थीटा कितना होना चाहिए एंगल की, ताकि जो इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाए। तो कोस कितना होना, कोस 90 डिग्री होगा तभी क्या होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो कोस 90 डिग्री मीन ये आंसर 90 डिग्री इसका आंसर था। तो ये एटीसी में आया हुआ सवाल है आपका। इसी तरह से पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी किस एंगल पर ट्रांसमिट होगी, आई इक्वल टू आई नोड कोस स्क्वायर थीटा। तो थीटा जब आपका 0 डिग्री हो जाएगा तो कोस कितना हो जाएगा, कोस थीटा 1। तो इंटेंसिटी पूरी ट्रांसमिट हो जाएगी आई इक्वल टू आई नोड, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, आपको कोई एंगल दे देंगे, बताओ दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, तो बताओ कि कितनी इंटेंसिटी हमारी ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो वो भी हम बता सकते हैं। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, मालूम लो बहुत आसान है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, बाकी कहीं से फालतू चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना याद रखोगे तो सारे सवाल आप कर दोगे। तो अब हम बात करते हैं कि इस पे कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है आपका। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, इफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट
बाय एनालाइजर इज 25% ऑफ द इंसिडेंट पोलराइज लाइट, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द एनालाइजर एंड पोलराइजर। तो आपको देखो यहाँ पे इनपुट में क्या दिया हुआ इन्होंने, पोलराइज लाइट, तो फॉर्मूले में वही आएगा, I इज इक्वल्स टू आई नोड कोस ऑफ स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना पहचान लिया आपने, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। आपको दिया क्या है कि ऐसा कुछ सेटअप आपका होगा, उसके बाद जो फाइनली ट्रांसमिटेड लाइट है वो 25% है, परसेंट ऑफ आई नोड है, यही दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आई नोड बाय 4, आपका जो फाइनल आउटपुट है आई नोड बाय 4 दिया हुआ है, ठीक है। हमें पता है फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू आई नोड इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, आई नोड बाय 4। आई नोड से आई नोड कट गया, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। तो कोस थीटा कितना होना चाहिए कि कोस स्क्वायर थीटा 1/4, मतलब कि कोस थीटा 1/2। कोस थीटा 1/2 किस थीटा के लिए होता है, 1/2 होता है ये 60 डिग्री के लिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल सवाल था, इस पे सवाल इस तरह से ही आएंगे आपके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट बीम इफ, फर्स्ट क्वेश्चन इनका है, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन पोलराइजर एंड एनालाइजर। पोलराइजर से इंटेंसिटी आएगी वो I1 आएगी, एनालाइजर के बाद I2, जो कि अपनी फाइनल रिजल्टेंट बीम होगी I2 होगी, तो वो पूछा है हमसे, ठीक है। सेकंड चीज पूछी है कि प्लेन पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इंसिडेंट हो रही है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे दिया है प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, देखो I1 कितनी आ जाएगी, यदि इंटेंसिटी हमारी अनपोलराइज लाइट थी उसकी मान लेते हैं I0 ही दे रखी है, एक्चुअली मैंने लिखा नहीं, I0 दे रखी है, तो I1 क्या आ जाएगी, I0/2 आ जाएगी, क्योंकि अनपोलराइज लाइट इज गिवन, सो इंटेंसिटी I1 इज इक्वल्स टू I0/2। और I2 कितनी हो जाएगी, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यदि एंगल कुछ नहीं दिया तो थीटा मान लेते हैं अपन, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा, जो हमारी जो है लाइट की इंटेंसिटी I0 है प्लेन पोलराइज लाइट की, तो फाइनली कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल्स टू I0 इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे I0/2 नहीं आएगा क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट है, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, मतलब कि 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो I कितना आ जाएगा, I0/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था, ऐसे ऐसे सिंपल ही आएंगे आपके पास। मैं एकदम आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा फालतू कुछ करना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अपन सीधी सपाट बात करने वाले आदमी है, और बचपन से ही ऐसी आदत रही है, अपन भूखे मरते जलेबी खाते हैं, नोट जला के हाथ सेकते हैं, ऐसे पिल्ले पालते ही नहीं जो गर्मी में रिजाई मांगे, ठीक है। तो मैं आपको भी बिल्कुल एकदम जो एग्जैक्टली जो चीजें आएंगी वही बता रहा हूँ। फालतू की थ्योरी पढ़ा के पूरा कि मान लो उसका जन्म कब हुआ था, वो क्या खाता था, क्या पीता था, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। हमें नंबर लेके आने, सिलेक्शन सिक्योर करना है, बस बाकी दुनिया अपने मस्त रहे। लेक्चर नंबर 5 में अपन बात कर रहे थे कि प्लेन पोलराइज लाइट है वो कितने तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है। तो हमने 2 मेथड पढ़े थे, उसमें डबल रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, एक हमने पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन अभी हमें उसमें पढ़ना है, सॉरी डबल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ा था, डबल रिफ्रैक्शन, डाइक्रोइज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म वगैरह ये सब पढ़ने हैं, वो अभी बाद में पढ़ते हैं। पहले एक चीज और पढ़ाता हूं आपको। अब बात करते हैं अपन, इस पे न्यूमेरिकल आता है आपका ना, स्पेसिफिक रोटेशन, पहले ये पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन देखो क्या होता है ना, जब कोई हमारी लीनियरली प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, ये क्या है, लीनियरली प्लेन पोलराइज लाइट, जब ये किसी मीडियम में से निकलती है, मान के चलिए इस मीडियम में कुछ भरा हुआ है, इसके अंदर से जब ये निकलेगी, when this linearly plane polarized light passes through a medium which is optically active, ये मीडियम जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। देन आफ्टर इसमें क्या होगा कि जब ये निकलेगी तो वहां पे कुछ या तो ये लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ इसमें डेविएशन आ जाएगा किसी एंगल थीटा पे, या तो इधर की तरफ या तो इधर की तरफ टेंड होगी या इधर की तरफ टर्न होगी, ठीक है। तो इसके अंदर एक डेविएशन आएगा एंगल थीटा पे, ठीक है। तो उसी पे ही मतलब कि हम इसमें बात करेंगे कि किस तरह से वो होता है, क्या कौन कौन से पैरामीटर्स है जिन पे ये डेविएशन डिपेंड करता है,
ठीक है, तो उसकी बात करेंगे इसमें। समझ में आ गया ये तो ना, फिगर तो आपको क्या है इसमें। तो इसमें देखते हैं कि जो एंगल है ना, एंगल ऑफ, जो एंगल था रोटेशन का हमारा, ये मतलब कि थीटा है, ये किस किस पे डिपेंड करता है, देखो ना, ये डिपेंड करता है 4 चीजों के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन 4 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज थिकनेस ऑफ मीडियम, थिकनेस ऑफ। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, ये डेंसिटी ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन पे सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तीसरी चीज ये किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ, मतलब लैम्डा पे। और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है। तो जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है, जिसके अंदर हम बात करते हैं जब लीनियरली प्लेन पोलराइज लाइट आती है किसी मीडियम पे, उसके बाद या तो लेफ्ट में मुड़ जाएगी या राइट में मुड़ जाएगी। ठीक है। तो जो जितना ज्यादा मुड़ेगी कम मुड़ेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, वो देखो आपके इस पे एक थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है पेपर में कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है उस पे किस पे डिपेंड करता है। तो थिकनेस ऑफ मीडियम, मीडियम की थिकनेस कितनी है। ठीक है। दूसरी चीज है डेंसिटी ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, उसकी डेंसिटी कितनी है या फिर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ क्या है। फिर बात करते हैं लास्ट में टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा है कम है, तो इन पे डिपेंड करता है। तो सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि बताओ ABCD में 4 दे देंगे, बोल देंगे किस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। टेम्परेचर हटा के यहाँ पे दे देंगे फ्रीक्वेंसी, तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे कि इस पे न्यूमेरिकल क्या आएगा। एग्जैक्टली वही बता रहा हूं आपको अभी, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला बिल्कुल एकदम रट के पी लो इसको ढंग से, tan थीटा बाय LC। ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इसको ढंग से याद कर लो। S इज टू tan थीटा बाय LC। S क्या है यहां पे, स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन ये किस में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। ठीक है। ये ध्यान रखना, एंगल ऑफ रोटेशन है ये, इसकी वैल्यू इन न्यूमेरिकल्स वी हैव टू पुट इन डिग्री, बिकॉज हमने पहले देखा था एक फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म में देखा था, जब एंगल यूज करते थे, जैसे एंगल 2 डिग्री है उसका प्रिज्म का, या फिर 3 डिग्री है, उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते थे, है ना, पाई बाय 180 डिग्री इंटू में 2 डिग्री या 3 डिग्री जितना भी सो, तो वहां पे रेडियन में चलता था। लेकिन यहाँ पे किस में चलेगा, ये डिग्री में। जैसे कि आपको 40 डिग्री दिया है तो डायरेक्ट आपको 40 डिग्री ही रखना है, उसमें 40 रखना है मतलब। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद L क्या है यहाँ पे, L क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब जिसमें सब कुछ चल रहा है। उसके बाद है C है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है C। अब C के अंदर थोड़ा सा वो है, आपको C इस तरह से दिया होगा, कंसंट्रेशन दे देंगे 40% दे दिया। ठीक है। तो इसको हमेशा 40 नहीं रखना वैल्यू के अंदर, आपको रखना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखना है। ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 40 है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0.4 लिख सकता हूं। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 40%, आपको दे सकते हैं 5% मान लो। उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 5% को, 0.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। कर दोगे आराम से। तो वहां पे डालना है 5% की जगह आपको ये वैल्यू डालनी है, और जब एंगल दिया होगा तो आपको डिग्री में डायरेक्ट डालना है। ठीक है। अब इस पे देखते हैं न्यूमेरिकल। उससे पहले एक चीज और जान लीजिए, यदि आपको कई बार घुमाने के लिए बहुत ही ऐसा आसान सवाल देंगे, क्योंकि आपके इतने सारे सवाल आएंगे, सारे सवाल लेंथी देंगे तो वो आपके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। ठीक है। कुछ सवाल ऐसे देंगे जो ट्रिक के होंगे, आपको पूरा दे देंगे, शुगर सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन इतनी है इतनी है इतना दे रखा है। ठीक है। और शुरू में लिख देंगे उसमें ए ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी इसको लिख ही देता हूं, इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको दे देंगे ए
ऑप्टिकली इनएक्टिव शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें दे देंगे कंसंट्रेशन कितनी है 40% दे देंगे, ठीक है। उसके बाद दे देंगे लेंथ दे देंगे आपको 40 सेंटीमीटर, एंड उसके बाद थीटा वीटा कुछ नहीं देंगे ना, आपसे पूछ लेंगे कि बताओ स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक रोटेशन उस केस में आप सोचोगे कि कैसे निकालें, समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो थीटा भी नहीं दिया हुआ है हमें, क्योंकि थीटा उसका कितना होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी आपका मीडियम हो जो कि ऑप्टिकली, यहां एक बॉक्स में लिख देता हूं, ऑप्टिकली इनएक्टिव मीडियम होगा आपका, उस केस के लिए थीटा कितना होगा हमेशा 0 डिग्री, और थीटा 0 हो जाएगा तो आपका स्पेसिफिक रोटेशन कितना हो जाएगा 0। हमेशा याद रखना इस चीज को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा, कि कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव शुगर सॉल्यूशन दे रखा है, उसके सारे डेटा दे दिए तो आंसर 0 ही आएगा। कुछ लोग होगा लगे रहेंगे, कुछ लोग सोचेगा इसको लास्ट में करते हैं, इसमें थीटा नहीं दिया है, कुछ ना कुछ तो ट्रिक करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे tan थीटा बाय LC, फिर निकालेंगे थीटा की जगह क्या डालूं यार, कोई ऐसा तो नहीं है 90 डिग्री डाल दूं, तो ऐसा नहीं होगा, इसमें 0 आंसर आ जाएगा। ये सवाल आ सकता है। तो अभी ये जो शुगर सॉल्यूशन है इस टाइप के जो न्यूमेरिकल आते हैं वो देख लेते हैं, है ना। तो इसमें देखो आपको ये न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, है ना। तो इसमें है द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ए पोलराइज्ड लाइट इज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 10 डिग्री, ओके, passes through a sugar solution concentration 20%, if the length of the tube is 40 centimeter then find specific rotation, ठीक है। क्या इसमें दिया क्या क्या है आपको थीटा दे रखा है इक्वल्स टू 10 डिग्री, आपको दे रखा है लेंथ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, मतलब कि क्या दे रखी है 0.4 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 20%, इसको मैं लिख सकता हूं 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है बताओ, एस बताओ, तो निकाल देंगे tan थीटा बाय LC। तो आपको tan पता है, थीटा पता है, L पता है, C पता है, तो आप आंसर मेरे को बता सकते हो कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, इसी तरह के इस पे सवाल आएंगे। तो देखिए अभी हम कुछ और न्यूमेरिकल्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। तो इनमें एक क्वेश्चन है द ट्रांसवर्स फिनोमिना ऑफ लाइट इज प्रूव्ड बाय विच फिनोमिना। तो ट्रांसवर्स फिनोमिना हमने पढ़ा था कि लाइट का क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही साथ में वो दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स फिनोमिना यदि आपको याद आ रहा हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में, लेकिन वो होता किससे है मैं बता देता हूं आपको, पोलराइजेशन से। जो पोलराइजेशन है वो एक्चुअली इसी पे डिपेंड करता है कि जो लाइट इसकी जो वेव की जो प्रॉपर्टी होती है, जो ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाली, उसी से ही पोलराइजेशन का जो ये हमारा फिनोमिना है ये डिराइव होता है। तो पोलराइजेशन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल डिस्कस, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आ सकता है। साउंड वेव्स जो होते हैं इन एयर कैन बी पोलराइज्ड, ये ट्रू है फॉल्स है, इस पे 4 ऐसे बनाएंगे, ट्रू यस साउंड वेव इज ट्रांसवर्स, फॉल्स बोल देंगे साउंड वेव इज ट्रांसवर्स, ठीक है। इस टाइप से ट्रू के भी 2 ऑप्शन बना देंगे, फॉल्स के भी कुछ इसका लॉजिक गलत देके आंसर बना सकते हैं जो अपने ऑप्शंस में। लेकिन आपको पता है जो साउंड वेव होती है वो एक्चुअली अपने नेचर में कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। साउंड वेव की जो प्रॉपर्टी है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इस तरह से चलती हैं, उनका मतलब कि आपस में ऐसे फिर ऐसे ऐसे इस तरह से मतलब वो आगे बढ़ती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स जो होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टीज को फॉलो ही नहीं करती हैं। तो इस केस में क्या होगा कि दे कैन नॉट बी पोलराइज्ड, साउंड वेव्स जो होती हैं पोलराइज्ड नहीं हो सकती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स है ये, कैन बी पोलराइज, यहाँ पे कैन नॉट होता देन इट विल बी ट्रू। Next question will discuss in Newton's ring experiment, if thickness of the film is increased, then the path difference पे क्या फर्क पड़ेगा? What will be the effect on path difference if we'll increase the thickness of the film?
तो देखिए आपको सबसे पहले वो फॉर्मूला या फिर जो रिलेशन था वो पता होना चाहिए। हमने देखा था पाथ डिफरेंस क्या था, 2μt माइनस लैम्डा बाय 2। आपको याद होगा ये 2μt माइनस लैम्डा बाय 2। सो यहाँ पे जो t है ये हमारी क्या है, थिकनेस है। जो यदि हम इसको बढ़ा देते हैं तो आपका पाथ डिफरेंस है वो बढ़ेगा या घटेगा, आप आराम से समझ सकते हैं। तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, तो ये इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, तो आपको इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है। एक पोलोरीमीटर एक डिवाइस होता है दैट विल मेजर द हमारा पोलराइजेशन कितना हुआ है। ऑप्टिकली एक्टिव जो हमारे सब्सटेंसेज होते हैं उसमें वो रोटेशन कैलकुलेट करता है कि कितना रोटेट हुआ है। हमारा जो लीनियरली प्लेन पोलराइज लाइट आई थी वो कितनी रोटेट हुई। एक्चुअली दैट मेजर्स द रोटेशन, कि कितना ऑप्टिकली एक्टिव ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा डेविएट कराएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्पेसिफिक रोटेशन प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। मीन्स कि जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही स्पेसिफिक रोटेशन होगा, उतना ही हम देख सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन होगा उसकी जो कैपेबिलिटी होगी पोलराइजेशन की वो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी वो उतना ही होगा। तो इन सब चीजों से हम एक चीज जान सकते हैं कि बहुत ही आसान सवाल भी आ सकते हैं, बहुत ही थोड़े कैलकुलेशन वाले सवाल भी आ सकते हैं। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है। मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा ताकि आपको कंसेप्ट जो है पूरे धीरे धीरे रिवाइज भी होते रहें। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही लेते हैं, काफी लंबा हो जाएगा, नहीं तो आगे पढ़ेंगे हम जो डबल रिफ्रैक्शन मेथड हमारा है, डाइक्रोइज्म वाला पढ़ेंगे, निकोल प्रिज्म पढ़ेंगे। बस ये आपका खत्म होने वाला है जो है ना, इसमें एक लेक्चर और लगेगा। ये आपका टॉपिक खत्म होने वाला है, इसमें काफी सवाल आएंगे। तो कोई आपको और दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और इसी तरह से आप सीखते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आप वो दिन दूर नहीं होगा जब आप एटीसी बनेंगे और बहुत ही आपको मजा आएगा। बस 3 महीने थोड़ा सा ढंग से ध्यान दीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। देखो मेरे को कोई फायदा नहीं है, आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ोगे तो भी आपको नुकसान है, पढ़ोगे तो आपको फायदा है। मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, तो मैं बस आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि एक एटीसी था जब मैं पढ़ता था, उसने मुझे मोटिवेट किया था, उसी के मैं देखता था कुछ वीडियोस नोट्स वगैरह, तो इसीलिए मतलब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। नमस्कार।